तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है ऑल एग्जाम्स PYQ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में 2021 में जो हमारे पीडब्ल्यूएससी पेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों, वो दोनों शिफ्टों का हमने वो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी क्रम में हम चले आए हैं 2022 में जो हमारी पीडब्ल्यूएससी पेट में जो एग्जाम हुए थे, उनमें से हमने एक सेट उठाया है 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 2 का। तो दोस्तों, इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, जो भी हमारी टीम होगी, केवल न केवल आपको मैथ्स की बल्कि आपको रीजनिंग की, जीएस की, इंग्लिश की, हिंदी की लगातार आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का पहले आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएगी, इसके बाद लगातार आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए हम पे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, मैं कहूँगा सवाल के अगर सॉल्विंग प्रोसेस देखने से पहले वीडियो पॉज करें, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए देख के, इसके बाद आप देखिए कि क्या आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए सवाल आप, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों 6.25 माइनस 2.23। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, जानते हैं सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को पहले हम हटाते हैं, ठीक। तो पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक। जितने हमारे ब्रैकेट दिए हुए हैं सबको पहले हम हटाते हैं दोस्तों। देखिए 6.25 माइनस 2.23, अगर इसमें हम जोड़ दें तो क्या आएगा दोस्तों? सॉरी, घटा दें। देखिए माइनस का चिन्ह तो घटाना हमें। तो देखिए 6 में से 2 घटाएंगे 4, 25 में से 23 घटा देंगे 2, क्या आ जाएगा दोस्तों? 4.02, ठीक। गुणे, ठीक, 3.35 में से 2.23 घटाना है दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों? 1.2 और 1.12, ठीक दोस्तों। प्लस, अब देखिए हमारी जो बड़ी संख्या है ये है, छोटी हमारी ये है, तो घटाएंगे तब जाहिर सी बात है दोस्तों माइनस में क्वेश्चन आएगा हमारा, सॉरी माइनस में हमारा आंसर आएगा घटाने पे इन दोनों को। तो देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कहीं गलती से भी एक डिजिट गलत ना हो तो आप इसको सीधे सीधे अलग से रफ शीट पे ऐसे करेंगे, वर्क करेंगे इसको, ठीक। एक और जीरो लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद आप जीरो कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब हम चले जाएंगे 0.0016। अब घटाते हैं हम, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा दोस्तों हमारा 6 में से गया 5, इधर हमारा 8, 9 और ये 2.9854, 2.9854, ठीक। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमारा ब्रैकेट तो हट गया दोस्तों। अब ये जो हमारा जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ब्रैकेट हटा होने, जिसमें ये मैंने जो ब्रैकेट लगाया दोस्तों, इसका मतलब ब्रैकेट नहीं है एक तरह से, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व ये कर दिया है, ठीक। आपको इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा करके ताकि आपको अलग अलग संख्या देखे अच्छे से दिखे, ठीक। तो देखिए 4.02 गुणे 1.12, पहले हम गुणा करेंगे दोस्तों। चलिए गुणा करते हैं, 402 में 112 गुणा करते हैं, तो 112 गुणे 4 कितना होता है दोस्तों? 112 गुणे 4 आपका हो जाएगा 400, 448, हाँ। 112 में हमने 400 गुणा किया, इतना आया। फिर 112 में हम 2 गुणा कर देते हैं, ठीक। सिंपल कर रहे हैं गुणा को, देखिए तो हमारा आ जाएगा 224। अब जोड़ते हैं, 4 2 8 2 10, 4 1 5 1 6 और 1 4, ठीक। तो हमारा जो इन दोनों गुणा हुआ दोस्तों, 4 अंक पे दशमलव लगाते हैं, तो 4.6024 कितना है दोस्तों? इन दोनों गुणा हमारा 4.6024, 4.6024, ठीक। और देखिए यह हमारा दोस्तों सॉरी माइनस में रहेगा, क्योंकि हमने बड़े में से छोटे घटाया ना, तो माइनस आ गया, माफ कीजिएगा मैंने नहीं लिखा। तो देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 2.9854। अब घटाते हैं दोस्तों, देखिए 4 में से 4 गया दोस्तों 0, ये हो गया 2 में से 12 में से 5 गया दोस्तों 7, फिर हमारा इधर हो गया दोस्तों 9 में से 8 गया 1, फिर हमारा इधर हो गया 15 में से 9 गया दोस्तों 6, और 4 में से 2 गया दोस्तों
15 में से 9 गया, हाँ 4 सॉरी 3 से 2 गया दोस्तों 1। ठीक, तो हमारा दोस्तों आंसर क्या निकल के आ रहा है 1.6170। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा 1.6170। यहाँ जीरो नहीं है, पर अगर दशमलव के बाद जीरो लगाते हैं तो कोई महत्व नहीं है जीरो का। ठीक दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहले आप देखिए, खुद सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, बचत का 1/3 हिस्सा दोस्तों, बचत का 1/3 हिस्सा, ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, उसकी बचत के आधे के बराबर है। ठीक, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में रुपए 1.5 लाख है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की, कितने की बचत की। ठीक दोस्तों, 1.5 लाख है, उसकी कुल बचत 1.5 लाख है। ठीक, अब देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप मान लीजिए कि जो किसान विकास पत्र में मनोज का बचत है वो x रुपए है। क्या दोस्तों, किसान विकास पत्र में जो मनोज किया है बचत है जो दोस्तों वो x रुपए है, और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में है वो y रुपए है दोस्तों। क्या है, y रुपए। ठीक, अब क्या कह रहा है, x का आधा, सॉरी x का 1/3, जो x का 1/3 है, यानी कि जो उसने किसान विकास पत्र में जमा किया दोस्तों, उसका 1/3 बराबर है किसके, जो उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा की गई राशि है उसके आधे के बराबर है दोस्तों। तो हम सीधे सीधे y गुणे बटा 2 कर सकते हैं। ठीक, अब हम जान गए, हम ये जानते हैं दोस्तों कि x प्लस वाई हमारा क्या है दोस्तों, 1.5 लाख है। कितना है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए। ठीक, इसी इक्वेशन का यूज करके आंसर लाएंगे। ठीक दोस्तों, हमें हमें आंसर में पता करना है दोस्तों, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। ठीक, तो ये हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है वाई, टोटल हमारा पब्लिक प्रोविडेंट जमा की राशि क्या दोस्तों, वाई है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से दोस्तों। ठीक, हमारा 3 उधर चला गया, तो ये हमारा बन जाएगा 3y/2। देखो दोस्तों, हमारी एक्स की वैल्यू ये आ गई, और हम जानते हैं एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, 1.5 लाख है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको देखिए दोस्तों, हमारी एक्स वैल्यू आई है एक्स बराबर 3y/2। ठीक, जगह का अभाव होने के कारण दोस्तों मैं इसको, हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 3y/2, और हम जानते हैं एक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई, और y हमें दिया हुआ था दोस्तों, y हमने माना था कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा की राशि y है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3y/2 प्लस y बराबर 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। ठीक, 1,50,000। देखिए दोस्तों, हमारा ये x प्लस वाई, हमने जाना था x प्लस वाई बराबर 1.5 लाख है, तो देखिए हमारा x की वैल्यू है x प्लस वाई 1.5 लाख। इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें y का ही पूछा है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3y, इसको सॉल्व कीजिए, 3y प्लस 2y अपॉन में 2। ठीक, 3y प्लस 2y अपॉन में 2, इधर चला गया हमारा 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक, अब देखिए 2 हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इधर हो जाएगा, इधर मैं जगह ना हो रहा, इधर कर रहा हूं दोस्तों अपना सॉल्व। 5y बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख। ठीक, 5y बराबर हो गया 3 लाख, तो y की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 3 लाख बटे 5, तो 60,000, 5 छके 30, यानी कि 60,000 हमारा आंसर है दोस्तों, 60,000 रुपए। उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना जमा किया दोस्तों, 60,000 रुपए। 60,000, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्या कह रहा है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक,
7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहले क्रमिक जानते हैं होता क्या, कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्रमिक। तो दोस्तों आप देखेंगे 1 2 3 4 5 सभी क्रमिक संख्याएं, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है। इसी प्रकार हमारा x होगा तो x + 1 होगा, x + 2 होगा, x + 3 होगा, x + 4, x + 5, x + 6, क्योंकि हमें 7 तक जाना तो हम x + 6 जाएंगे। मानते हैं हमारी पहली संख्या दोस्तों जो है वो x है, ठीक। दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1, तीसरी क्या होगी, x + 2, तीसरी मैंने बोला तो x + 2 बोला। तो जो हमारी छठी संख्या होगी दोस्तों, डॉट डॉट सॉरी छठी हमारी होगी x + 5, सातवीं हमारी होगी x + 6। क्या होगी दोस्तों, x + 6, ठीक। आप देखेंगे x + 1, x + 2, ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा सार्वंतर होता है। सार्वंतर क्या होता है दोस्तों, d हमारे इसमें 1 है दोस्तों। तो देखेंगे हम इजीली निकाल सकते हैं इनका योग, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एवरेज क्या फार्मूला था दोस्तों। एवरेज का फार्मूला था कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहले हम इन संख्याओं का योग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो सबसे इजी वे है योग निकालना दोस्तों कि आप तुरंत समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है दोस्तों, उसके थ्रू आप निकाल लें। जैसे कि हमारा ये a तो हो ही गया है दोस्तों, ये हमें पता है ये हमारा a है, ये हमारा जो दोस्तों ये l है, और हम जानते हैं 7 है हमारे पद। तो इन 7 पदों का योगफल क्या होगा दोस्तों, समांतर श्रेणी का एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, n/2 n पदों का योगफल के लिए दोस्तों a + l, ठीक। ये समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है, n पदों का योगफल, ठीक। ये योगफल का फार्मूला है दोस्तों, ठीक। n/2 इंटू में a + l, ठीक, इंटू a + l। अब देखिए a हमारा यहाँ x है, l हमारा वहां पे x + 6 है। इसी वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो हमारा n पदों का योगफल आ जाएगा, जो हमारी 7 पदों का योगफल आ जाएगा। देखिए रखते हैं दोस्तों, इनका हम योग निकालते हैं। जैसे देखिए हम योग करें, इन श्रेणियों का हम कलर चेंज करते हैं, हाँ योग करें दोस्तों। तो देखिए 7 पद है हमारे, n/2, ठीक। a + l, यानी a हमारा इसमें x है और l हमारा दोस्तों x + 6 है, ठीक। देखेंगे 7/2 और ये आ गया 2x + 6, इनका योग आ गया दोस्तों। और हम एवरेज जानते हैं क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए हमारी संख्याओं का योग हमें पता चल गया दोस्तों, ये हमें पता चल गया संख्याओं का योग हमारा जो दिया हुआ है दोस्तों, जो क्रमिक संख्याएं दी हुई हैं उनका योग हमें पता चल गया, ठीक। कि क्या 7/2 इंटू 2x + 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज का फार्मूला हम जानते ही हैं। तो देखिए एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एवरेज दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया हुआ है 20, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। हमारा योग क्या है दोस्तों, 7/2 इंटू 2x + 6 बटे में कुल संख्या कितनी है, 7 है, ठीक। आप देखेंगे ये 7 से कट जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारी आंसर आ जाएगा दोस्तों। हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे 2 हमारे जो बटे में दोस्तों पक्षांतर होकर वो चला जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 40 बराबर 2x + 6, ठीक दोस्तों। अब ये जो 6 है दोस्तों ये चला आएगा, पक्षांतर घट जाएगा तो ये 34 है, यानी कि हमारा जो होगा दोस्तों 2x बराबर वो आ जाएगा 34। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 17, x बराबर हमारा दोस्तों क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक। अब देखिए x हमारा 17 आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या, जाहिर है सबसे बड़ी संख्या हमारी आखिरी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 17 में अगर हम +6 जोड़ दें, 17 × 6 = 23, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 23। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए दोस्तों ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए करते हैं दोस्तों, इसको आप ना घटा के स्क्वायर कीजिएगा, ना जोड़ के स्क्वायर कीजिएगा, ना ही गुणा भाग दीजिएगा, आपको बहुत बड़ा पड़ेगा, वही मैं कहूंगा दोस्तों। बस देखिए कि कोई ना कोई फार्मूला तो है नहीं है। देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर फार्मूला है दोस्तों हमारा। अगर आप a स्क्वायर प्लस a, जैसे कि अगर हम कहें a + b का होल स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा 4ab। क्या आएगा दोस्तों, 4ab। अब देखिए जैसे हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों,
ठीक, हम और अच्छे से करें बड़ी जगह पे, थोड़ा सा जगह लेके। देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप जोड़ दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, और ये जोड़ना नहीं घटाना है हमें, ठीक दोस्तों, गलतियां हमसे होती हैं दोस्तों, नादान समझ के मैं माफ कर दिया करिए, ठीक। अगर आप इसको खोल दें ये ब्रैकेट को दोस्तों और फिर जोड़ दें तो क्या मेरी वैल्यू आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखिए इधर हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ माइनस है दोस्तों, तो हमारा आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यहाँ हमारा माइनस 2ab आता है वो प्लस 2ab हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस जो है माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाता है, प्लस 2ab, प्लस 2ab। तो देखिए ये वैल्यू इससे कट गई, बी स्क्वायर से कट गया, बचा 2ab, तो हमारा क्या गया 4ab। तो दोस्तों अगर हम इसको a माने और इसको b, इसको a, इसको b, तो देखिए हमारा क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, 4ab आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखिए हम भी घटा रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर हम घटा रहे हैं, तो हमारा दोस्तों आएगा 4 गुणे 76 गुणे 8, ठीक, बटे में ये दोस्तों यहाँ 8 नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ 84 है, 8 4 84, गलतियां हो गई दोस्तों हमारे टाइपराइटर से, ठीक। यहाँ अगर मैं इसको लिखूं दोस्तों तो ये 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर है, ठीक दोस्तों। देखिए घटाते हैं दोस्तों, 76 गुणे 84 आगे बढ़ते हैं, मतलब देखिए ये 76 यहाँ से कट गया, ये 84 यहाँ से कट गया, बचा दोस्तों क्या 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा जो बचा 4 बचा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 5 का तो कोई वर्गमूल है नहीं, है तो है भी तो वो पॉइंट में चला जाए दोस्तों, तो काफी डिफिकल्ट कर देगा ये। तो दोस्तों आप देखा करिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों आप समझा करिए कि इससे मैं कहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कहीं बदल तो नहीं सकता हूँ। देखिए प्लस 4 इंटू रूट 5 है, प्लस 4 गुणे रूट 5 है, तो प्लस यानी कि हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों ये आप 9 को दोस्तों 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, और ये हमारा हो गया 4 रूट 5, ठीक। कोई वैल्यू में अंतर आया, डिफरेंस आया, नहीं आया दोस्तों, ठीक। अब देखिए 5 को हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को हम 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम इसको 2 गुणे 2 रूट 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, इधर हमारा 2ab, ठीक दोस्तों। आप देखेंगे कहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया दोस्तों, ठीक, इसे हमने फार्मूला ग्रुप में सेट कर दिया है। तो आप देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, जो ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म और आ जाएगा हमारा आएगा रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, यही आएगा दोस्तों। अब देखिए ये वर्गमूल और यहाँ वर्ग कट गया दोस्तों, बचा क्या रूट 5 प्लस 2, ठीक दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया है रूट 5 प्लस 2। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 प्लस रूट 5 या 2 प्लस रूट 5 के या रूट 5 प्लस 2 कीजिए, कहना हम सेम तो है वैल्यू, ठीक है दोस्तों, हमारा यही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ग्राफ का आ गया दोस्तों। क्या है दोस्तों, ग्राफ का। सोनू जी थोड़ा देखिए ग्राफ समझ में आ रहा है कैमरे में, थोड़ा सा आप देख लीजिए ग्राफ समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप आंकड़ों को पढ़िए और देखने की कोशिश करिएगा, आप खुद सॉल्व कीजिएगा फिर देखिएगा मेरा प्रोसेस। पहले देखिए इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषय में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। देखिए दोस्तों ये हमारा अंकित मान लीजिए जो छात्र है वो इतिहास में 65, 35, गणित में 35, अंग्रेजी में 50, ये जो कर रहा है दोस्तों, ये जो पा रहा है
ये प्रतिशत है, ये अंक नहीं है दोस्तों, ये प्रतिशत में, ये सारे प्रतिशत में, 35%, 50%, जो भी है सारे प्रतिशत में, ठीक। इतने नंबरों में से, जैसे कि मैं कहूं कि ये 65 है तो 150 में से 65% उसने पाए, ठीक, 65%। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं इनसे क्वेश्चंस क्या है दोस्तों। ग्राफ के दोस्तों भर भर के क्वेश्चन होते हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको ऐसे ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे जो आपको काफी समय ले लें, काफी उलझा दे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भी ग्राफ होते हैं, क्योंकि उसमें इतने कोई ज्यादा गुणा भाग नहीं होगा दोस्तों, पर जो जोड़ घटाने ही ज्यादा होते हैं वही खतरनाक हो जाते हैं कभी कभी, ठीक। तो आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो वो आपको आएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमारे पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, पहले खुद सॉल्व करिए आप। अंग्रेजी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं, ठीक। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने। देखिए दोस्तों, हमारा अंग्रेजी कहाँ है, यहाँ है इंग्लिश हमारा, यहाँ हमारा इंग्लिश है, ठीक। अब देखिए सभी 7 छात्रों द्वारा अंकित ने 50% पाए, ब्रिजेश ने 85 पाए, चिराग ने 70 पाए। तो ये जो हमारे जो परसेंट पाए दोस्तों, ये जो प्रतिशत हमारा है, इसका हम पहले औसत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, औसत निकाल लेंगे। तो देखिए चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसको जोड़ना घटाना तो पड़ेगा ही। आप देखेंगे 50, 85, 70, 65, 90, 80, फिर नीचे भी 80 हमारा दोस्तों। तो इसका हम पहले औसत निकालते हैं दोस्तों, कितने हमारे जो हमारा औसत है परसेंटेज में आएगा दोस्तों, ठीक। पहले देखते हैं, जोड़ते हैं दोस्तों पहले इसको। 5 औसत निकालने का फॉर्मूला जाते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक। ये 8 5 13, सॉरी 5 5 10 होगा दोस्तों ना। जोड़ते हैं 10, हासिल लगा 1, 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 9 35, 35 60, 43, 43 60, 51, ठीक। 51 1 52, 520, ठीक। 520 कितने छात्र हैं दोस्तों, 7 छात्र हैं हमारे, ठीक। तो जो हमारा एग्रीगेट परसेंटेज होगा, मतलब जो हमारा औसतन परसेंटेज होगा, क्या आएगा दोस्तों निकल के, ये हम औसत निकाल रहे हैं, प्रतिशत का औसत है हमारा दोस्तों, प्रतिशत का औसत है, ठीक। तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, बचा 3 0, 7 चौक 28, ठीक, बचा 2, 7 दूना 14, बचा 6, 7 8 56, 7 8 56, फिर 4, ठीक। मान लिया 74.28%, क्योंकि और भी जाएगी वैल्यू, तो हम इतना ही मानते हैं। जो हमारा औसतन प्रतिशत है वो दोस्तों 74.28 आ गया, ठीक। अब देखिए इंग्लिश में टोटल नंबर कुल कितने मार्क्स आएंगे सब्जेक्ट हमारा, 120 नंबर का दोस्तों। देखिए 120 दिया हुआ है, कितने का दोस्तों, 120 नंबर का। तो 120 का अगर हम 74.28 निकाल लेंगे दोस्तों, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आइए निकालते हैं। 120 का अगर हम 74.28 दोस्तों अगर हम निकाल लें, 120 का अगर हम 74.28% निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या दोस्तों, देखिए 120 का हमें निकालना है, तो 120 गुणे 74.28 बटे 100, ये हमारा प्रतिशत यहां से निकल आएगा दोस्तों, प्रतिशत, ठीक। 1 0 से हमने 1 0 कटा दिया दोस्तों, ठीक है। गुणा करिए, 12 8 96 होता है दोस्तों, ठीक। 12 दूना 24, 24 9 33, हासिल लगा 3, 12 चौक 48, 48 3 51, 5 लगा 12, कितना 12 छक 72, 12 से 84, 12 से 72, 12 से 84, 84 5 दोस्तों कितना हो गया हमारा 89, कितना आ गया दोस्तों 89। ये हमने, ठीक। ये जो 10 है दोस्तों, ये ऊपर जब इसका 10 का जब हम भाग इसमें दे देंगे तो हमारा दशमलव एक अंक से सरक आएगा, ठीक। ये हो गया 89.136। तो देखिए दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, लगभग पूछ रहा है, ठीक। देखिए 89.136, तो देखिए 89 के करीब करीब कौन सा अंक है हमारा, सीधे सीधे देखिए दोस्तों 89 है। 89.136 के करीब कौन सा है दोस्तों, हमारा 89 है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि जो 89 नंबर है दोस्तों, 89.136, ये सभी एक बराबर नंबर पा रहे होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, औसत नंबर उन छात्रों का 89.136 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए उसी डीआई से अगला क्वेश्चन हमारा, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। क्या करें दोस्तों, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 60% बोला दोस्तों, ठीक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको केवल बस ग्राफ पढ़ना है और आंसर आ जाए। देखिए 60% कहां है दोस्तों,
देखिए अंकित है दोस्तों, पहले अंकित से हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, 60% से ज्यादा अंक प्राप्त करना है या 60 प्राप्त करना है, ठीक। तो अंकित देखेंगे इतिहास में 65 पा रहा है, गणित में 35, तो अंकित जो है दोस्तों फेल हो गया, मतलब फेल नहीं हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अंकित फेल हो गया दोस्तों, ठीक। तो ये कहने मतलब है कि अंकित हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अंकित का देखिए ये 60% से नीचे आ गया, 35% पा रहा है अंकित मैथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिजेश देखते हैं, 80, 65 ये भी ठीक है, 85 ये भी ठीक है, 95 ये भी ठीक है, 50 देखिए यहाँ पे ये ब्रिजेश भी फेल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम चलते हैं चिराग पे, 90, 60 देखिए 60 या उससे ज्यादा बोला है, तो 60 तो पाया, ठीक है, 70, 70, 90, 70, तो ये पास हो गया चिराग, ठीक। दोस्तों दिव्यांश देखिए 70 पा रहा है, 75%, 65%, 85, ये 40, ये भी फेल हो गया दोस्तों दिव्यांश भी, ठीक। एहान देखिए दोस्तों 90, 50, ये भी फेल हो गया एहान भी, ये मैथ में 50% पा रहा है, जबकि इसने बोला है सभी 60% पाने के लिए। फारूक को देखिए दोस्तों यहाँ 40 ये पा जा रहा है, ये भी फेल हो गया। गौतम को देखिए दोस्तों, गौतम जो है दोस्तों हमारा 80, 65, 80, 80, 60, 60 पा रहा, गौतम भी हमारा पास हो गया दोस्तों। तो हमारे जो दोस्तों जो टोटल बच्चे हैं दोस्तों हमारे, वो कितने हो गए, 1 और 2, टोटल हमारे 2 जो छात्र होंगे दोस्तों वो 60% या 60 से ज्यादा प्रतिशत पा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक दोस्तों। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एहान इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स, ठीक, ऑल 6 सब्जेक्ट्स दोस्तों, ठीक। एहान सभी विषयों में टोटल मार्क्स पूछा दोस्तों कि कुल प्राप्त अंक कितने एहान के, ठीक। तो दोस्तों एहान देखिए हमारा यहाँ है, आपको थोड़ा मैं ग्राफ बड़ा करके दिखाऊं, तो देखिए एहान हमारा इधर है दोस्तों, देखिए, ठीक। एहान इतिहास में 90% पा रहा है, गणित में 50 पा रहा है, अंग्रेजी में 90, जीव विज्ञान में 60, हिंदी में 70 और कंप्यूटर में 80 पा रहा है। तो उसके टोटल जो है दोस्तों नंबर कितने हैं, कुल कितने अंक हैं, ठीक। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए एहान हिस्ट्री में कितना पा रहा है दोस्तों, 90%, ठीक। तो 150 का 90% हम निकालेंगे, क्या होगा दोस्तों, एहान कितना पा रहा है दोस्तों इतिहास में 90%, तो 150 का 90% दोस्तों 90/100, 15 9 108, ठीक। यानी कि एहान 150 में से 108 नंबर पा रहा है, कितना पा रहा है दोस्तों 108 नंबर, 15 9 108 नहीं दोस्तों 135 होगा, माफ कीजिएगा, सॉरी 12 9 108, 15 9 135 होता है दोस्तों, ठीक। देखिए 15 9 135, यानी कि एहान जो है इतिहास में 135 पा रहा है। हिस्ट्री में मैथ में देखिए दोस्तों एहान कितना पा रहा है, 50% पा रहा है, एहान कितना पा रहा है दोस्तों 50% पा रहा है। तो हम देखेंगे 130 का 50% क्या होता है दोस्तों, क्या हमें बार बार ये सॉल्विंग प्रोसेस करने की जरूरत है दोस्तों, 130 का 50% जानेंगे कितना होगा, 130 का आधा कर दीजिए, 50% मतलब 1/2, तो आप 130 का आधा कीजिए, कितना जाएगा दोस्तों 65, ठीक। अगर आप मान लीजिए करते भी हैं 130 का 50%, तो देखिए दोस्तों 100 कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 13 5 65 आ गया, ठीक, 65 आ गया। ये इतिहास हो गया, गणित हो गया। अब चलते हैं हम अंग्रेजी पे दोस्तों, देखिए अंग्रेजी में दोस्तों 90% पा रहा है, कितने पा रहा है 90%, 120 का 90% दोस्तों। तो देखिए ये जो हम 100 कर रहे हैं नीचे, देखिए दोस्तों ये 100 से ये 1 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 12 9 108। अंग्रेजी में कितना पा रहा है दोस्तों 108 पा रहा है, ठीक। पेपर में बहुत जल्दी कीजिएगा दोस्तों, बार बार ये प्रोसेस मत सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आप बार बार जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये 60% पा रहा है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा, ठीक। अब हम इधर चलेगा 70% पा रहा है, हिंदी का कितना पा रहा है 70%, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 7 6 42, तो हिंदी में कितना पा रहा है दोस्तों 42 पा रहा है, ठीक। अब हम इधर आ गए कंप्यूटर में दोस्तों, देखिए 40 में से 80% पा रहा है, 40 का 80%, यानी कि 8 चौक 32, कंप्यूटर में कितना पा रहा है दोस्तों 32। ये इसके टोटल मार्क्स हो गए प्रत्येक सब्जेक्ट में, 7 सब्जेक्ट में उसके टोटल मार्क्स हो गए, सॉरी दोस्तों 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट में टोटल इसके मार्क्स हो गए ये सब। अब इसी को हम जोड़ देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 5 10 10 8 18, 18 2 20 2 22, ठीक। हासिल लगा 2 का दोस्तों, 3 6 9 9 6 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24,
हासिल लगा 2 का दोस्तों हमें, 2 का। 6 1 7, 7 1 8, ठीक। 8 8 4 12 दोस्तों। 8 4 क्या होगा दोस्तों, देखिए माफ कीजिएगा दोस्तों, 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 2 22, 2 लगा। 6 3 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24, हासिल लगा 2। फिर 6 1 7, 6 1 7, ठीक। अरे सॉरी दोस्तों, 1 1 2 और 2 2 1 4, 442, ठीक है दोस्तों। टोटल अंक उसने कितने प्राप्त किए सभी सब्जेक्ट में, 442 टोटल। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही था दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, 442। 442 बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज लोवेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यह हिस्ट्री दिया हुआ, मैथ दिया हुआ, इंग्लिश दिया हुआ, सभी छात्र अलग अलग प्रतिशत पा रहे हैं, 65 80 90 70। अब हमें देखना परसेंटेज निकालते हैं, ओवरऑल परसेंटेज इनका निकालेंगे, यानी कि औसत निकालेंगे इस हिस्ट्री के पूरा औसत, जैसे 65 80 90 पा रहे हैं, इनका हम औसत निकालेंगे। हिस्ट्री में कितना औसतन प्रतिशत है सभी बच्चों का, गणित में कितना है, अंग्रेजी में कितना है। तो अगर ऐसे हम निकालते हैं दोस्तों, ऐसे जब हम निकालते हैं तो उसको फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत प्रतिशत आएगा। फिर उसमें जो सबसे लोवेस्ट होगा दोस्तों वो हमारा आंसर होगा, ठीक। देखिए औसत प्रतिशत निकालने के बाद जो सबसे लोवेस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सब, देखिए आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है दोस्तों, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, आप चलेंगे जोड़ेंगे 65 80 90 70 90 100 80, आप क्या करेंगे, इनको जोड़ के फिर बटे में 7 देंगे, फिर भाग देंगे, तो काफी टाइम लगेगा दोस्तों, काफी टाइम लगेगा। फिर इसको भी आप जोड़ेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, फिर औसत प्रतिशत आएगा, भाग वो टाइम लगेगा। जब हम जानते हैं कि हमें 7 से भाग ही देना है, सभी में 7 से भाग देना है, क्योंकि हमारे 7 स्टूडेंट है, ठीक दोस्तों। जब सभी में 7 ही से भाग देना, तो क्यों ना हम जोड़ दें, सबको क्यों जोड़ दें और देखें कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी दोस्तों, अगर उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो आएगा आंसर प्रतिशत वो कम ही आएगा। मान लीजिए एक है 42, तो हम उसे 7 से भाग देते 46, 42 को में अगर हम 7 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 6 आएगा। और एक है 35, तो 7 5 35, यानी कि 5, यानी कि 35 में 42 में अगर हम 35 में 7 का भाग दे रहे हैं तो कम आ रहा है, 42 में भाग दे रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है। तो जो हमारा सबसे कम नंबर होगा दोस्तों, आपको भागने की जरूरत ही नहीं है, वो सबसे उसमें कम प्रतिशत होगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट प्रतिशत तो पूछा नहीं है, सब्जेक्ट पूछा है दोस्तों। तो देखिए हमारा केवल सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसी बेसिस पे। देखिए पहले हम देखते हैं 65 80 90 70 90 100 80। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जोड़ते हैं 5, पहले हम जोड़ते हैं हिस्ट्री के नंबर्स को, हिस्ट्री के नंबर्स को जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक। ये हमारा हिस्ट्री है, इसके नंबर्स को जोड़ते हैं 5, ठीक। 8 6 14, 14 9 23, 23 7 30, 30 9 39, ठीक। 39 39 8 47, 4, ठीक। 1 4 1 5, 575, 575 में 7 का भाग देते हैं हम दोस्तों, ठीक। 7 5 35, देखिए वही बात है, 575 में अगर मैं 7 का भाग दूं दोस्तों तो टाइम लग रहा है ना, लगेगा टाइम। आप गुणा करेंगे 7 7 49, 7 8 56, ऐसे देंगे सब में तो आपको टाइम लगेगा। तो अब सीधे देखिए 575 चाहे जो भी है, ठीक, वैल्यू चाहे जो भी है दोस्तों, ठीक। अब देखिए चलते हैं हम मैथ पे, किस पे चलते हैं, मैथ पे। मैथ का नंबर जोड़िए और उनका औसत निकालिए, जो भी परसेंटेज है दोस्तों, नंबर माफ कीजिएगा, जो भी परसेंटेज है उनको जोड़ के फिर औसत निकालते हैं। तो देखिए 5 5 10, 5 15, 15 5 20, ठीक। बचा 2, 6 3 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 8 35, 35 6 41, 41 2 43 दोस्तों, ठीक। 430, 430 में हम 7 कर देंगे तो वैल्यू जो आएगी आएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश में 50 5 5 10 10, ठीक। 5 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 9, 26 9 हमारा 35, 35 8 42, 35 8 43, 43 8 51, 43 8 क्या होगा दोस्तों, 51, 51 2 53, 530। देखिए हमने सही जोड़ा है कहीं, 5 5 10, इंग्लिश में 5 5 10, ठीक। और 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 9 35, 35 8 43, 43 8 51 52 होगा दोस्तों,
ठीक, क्या होगा 52, 520/7। ठीक, ये हमारा इंग्लिश का है दोस्तों, इंग्लिश का जो वैल्यू आएगी आएगी, ठीक, बाद में देखा जाएगा। ठीक, अब देखिए बायोलॉजी का 7 5 12, 12 5 17, ठीक, 12 5 17 बायोलॉजी का दोस्तों, 12 5 17। ठीक, हासिल लगा एक, हमारा एक हासिल लगा हुआ है। ठीक, 7 1 8, 8 9 17, 17 7 1 8, 8 9 17, 17 7 हो गया दोस्तों हमारा 24, 24 8 32, 32 6 38, 38 4 42, 42 8 50, 507। ये हमारा बायो का है दोस्तों, बायोलॉजी का। ठीक, 507/7 जो भी हमारा औसत है प्रतिशत। ठीक है, आने दीजिए। फिर हम चलते हैं हिंदी पे दोस्तों। कहाँ चलते हैं? हिंदी पे। हिंदी पे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा 4 सब्जेक्ट का हो गया। अब हिंदी पे चलते हैं, जोड़ते हैं हिंदी का। देखिए 8 5 13, 8 5 13, 13 9 21, 21 4 25, 25 7 32, 32 8 40, 40 6 46, यानी 460, 460 हिंदी में दोस्तों। ठीक, 460/7 जो भी वैल्यू आती है आने दीजिए दोस्तों। ठीक, जो भी आती है वैल्यू आने दीजिए। ठीक, अब चलते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर देखिए दोस्तों, 8 9 17, 8 9 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 8 38, 38 7 45, 45 6 51, 510 कंप्यूटर पे। ठीक, 510 ये हमारा हो गया कंप्यूटर का दोस्तों। दोस्तों देखेंगे इसमें भी हमें सब में 7 से भाग देना है, हमें औसतन प्रतिशत निकालना है, फिर जो लोएस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री में 7 से भाग देना है। अब देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आई थी, 575 आई थी दोस्तों। इसमें अगर आप 7 से भाग देंगे तो जाहिर है बड़ी संख्या आएगी निकल के। आप 430 से भाग देंगे, सबसे छोटी आएगी 430। देखिए हमारी सबसे छोटी है दोस्तों, 460 से भी इससे बड़ी 460 है, पर 460 से भी छोटी 430 है। तो 430 हमारा सबसे लोएस्ट होगा। तो जो आंसर होगा दोस्तों, जो भी निकल के आएगा, जो भी, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि मैथ में जो पा रहे हैं दोस्तों औसत प्रतिशत बच्चे, जो बच्चे हैं मैथ्स में औसत प्रतिशत सबसे कम पा रहे होंगे सभी सब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथ्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मैथ्स। ठीक, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ब्रिजेस का कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों। ब्रिजेस का कुल प्रतिशत कितना है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज अप्रोक्सीमेट। ठीक, कुल प्रतिशत कितना है। सीधे क्या कि जो हमारा ब्रिजेस है, ब्रिजेस कहाँ गया, ब्रिजेस हमारा इधर है। ठीक, ये क्या करेंगे, इसको सारे को जोड़ के हमें सीधे सीधे 6 से भाग दे देना है, तो ओवरऑल प्रतिशत हमारा आ जाएगा। ठीक, वही बोला ओवरऑल परसेंटेज। तो देते हैं दोस्तों, औसत निकालना है ना हमें, तो फिर औसत वही 5 5 10, 5 15। ठीक, 8 6 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 5 36, 36 9 45, 1 46, 465। ठीक, 465 में कितने सब्जेक्ट है दोस्तों, 6 सब्जेक्ट है, भाग दीजिए, तो उसका औसत प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 465% टोटल पा रहा है, 6 से भाग दे देंगे तो औसत प्रतिशत आ जाएगा। 6 7 42, 4 6 7 42, 4 बचा, और हमारा हो गया 6 7, फिर 42 जाएगा दोस्तों, फिर जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर 7 चौक 28, तो लगभग 77.4 अप्रोक्सीमेट बोला है दोस्तों हमें। ठीक, तो हमने सही जोड़ा है। देखिए 5 5 10, 5 15। ठीक, 8 6 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 5 31 9 40, 40 5 45, 1 46। ठीक, 7 6 42, 4, फिर 7 6 42, 3 जीरो में लिया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर 77.4, लगभग दोस्तों 78%। ठीक, हमारा 77.42 के करीब हमारा 78 ही आ रहा है दोस्तों, तो करीब हमारा 78% यही आंसर हो जाए दोस्तों। ठीक, अप्रोक्सीमेट बोला है, लगभग में बोला है, लगभग में, तो दोस्तों हमारा 78% यही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या है मेरा क्वेश्चन, हमारा अगला डीआई आ गया दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है डीआई, इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों की संख्या के आंकड़े हैं। देखिए ये वर्ष 2016 में ये इतने कार, ये टाइप की इतने कार मतलब प्रोडक्शन का हुआ।
बी में 200, बी टाइप के कार का 200 प्रोडक्शन हुआ, सी का 2016 में, ऐसे तो हमें देखना है। या तो फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि ए टाइप के जो कार है 2016 में 230 का प्रोडक्शन हुआ, 240 का प्रोडक्शन हुआ, 250 का प्रोडक्शन हुआ, 260, 230, 255 का प्रोडक्शन हुआ। ठीक दोस्तों, ऐसे क्रम से हमें देखने हैं अलग अलग टाइप के कार्स के। ठीक, 5 टाइप के हमें कार दिए हुए हैं। चलिए इनसे देखते हैं अगले क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चंस क्या है दोस्तों। ठीक, देखते हैं हम। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की संख्या अधिकतम है? विच टाइप ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ड्यूरिंग 2016 से 2021 इज द मैक्सिमम। ठीक, देखिए दोस्तों, एक एक्स नाम की कंपनी है जो 5 प्रकार की कार बनाती है। बस हमें यही देखना है कि 2016 से 2021, जैसे ए कार है, ए टाइप की जो कार है वो 2016 से 2021 में इसका प्रोडक्शन कितना है, बी का प्रोडक्शन कितना है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो दोस्तों पहले हम सब जोड़ लेते हैं। ठीक, जोड़ते हैं। 0, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21, 21, 5, 26। ठीक दोस्तों, हासिल कितना लगा? 2 लगा दिया आपने ऊपर। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14। ठीक, 1460 दोस्तों टोटल ये का जो कार की, ए टाइप के जो कार की प्रोडक्शन है 2016 से 2021 तक वो 1460 है। ठीक, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 होगा, 5। ठीक, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19, 4, 23, 23, 3, 26, 2। ठीक, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 4, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16 है। हमने जोड़ में शायद गलती कर दी दोस्तों, फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक, फिर से देखते हैं। देखिए 5, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21, 21, 5, 26, हासिल लगा 2। ठीक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। ठीक, 1465 टोटल कितना रहा दोस्तों? 1465। जो ये कार ने 1465 ए टाइप की जो कार है दोस्तों 1465 प्रोड्यूस हुई 2016 से 2021 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिनते हैं बी टाइप की कार कितनी प्रोडक्शन हुई बी टाइप की कारों की। 5, 5, 10, 5, 15। ठीक, हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, हासिल लगा 1, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 8, 2, 10, 1, 11, 1115। ठीक, अब देखिए 8, 5, 13, 13, 2, 15, हासिल लगा 1। ठीक, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 1, 18, हासिल लगा 1। फिर 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 1285, 1465, 1115, 1285। चलते हैं डी टाइप के कारों पे, डी टाइप के कारों के पास। ये 5 हो गया। ठीक दोस्तों, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, हासिल लगा 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 1085। ठीक, अब चलते हैं ई टाइप के पास दोस्तों। 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 5, 20, हासिल लगा 2। ठीक, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, बचा 1, हासिल 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 920। तो देखते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा कार कहां, किस टाइप के कारों की प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा? 1465। क्या दोस्तों? 1465। यानी हमारा जो ए टाइप की कार है दोस्तों उसका 2016 से 2021 में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 2000 वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं हम। वर्ष 2016 में कार एक टाइप के उत्पादन कितनी थी दोस्तों? 230। 2021 में हो गई 255। ठीक दोस्तों, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? कितने की? 25 की। तो 25 की वृद्धि हुई, कहां से हुई? 230 से। तो 230 हमारा नीचे हो जाएगा, गुणे 100, यही प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। निकालते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 गया,
अब देखिए ये 250 ऊपर हुआ और बचा 30 नीचे। अब भाग देते हैं दोस्तों 250 में, ठीक 250 में 23 का हम भाग देते हैं, ठीक क्या होगा दोस्तों 23 से कम 23, ठीक 23 से कम 23 बचा 2 0 10। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों 0 देते हैं, फिर दशमलव देते हैं, ठीक दोस्तों। अब दशमलव देके हम दोस्तों देखिए 10 8 बार में जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 10.8 ये जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा 10.87 से मैच हो रहा है, ठीक 10.87 से। देखिए 10 मान लीजिए अगर हम 23 गुणे 10 कर देते हैं तो हमारा कितना था 230 आ जाता, बचा 20, फिर 2 जाएगा तो 23 8 जाएगा दोस्तों, 23 से 8 बार में जाएगा फिर वो। तो देखिए अगर आप 10 कर देने पे देखिए कहीं ऑप्शन में 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस हमें केवल ऑप्शन डी में 10 दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये 10। तो समय बचाने के लिए हम डिजिट का अंक का प्रयोग करते हैं, यूनिट डिजिट का। देखिए दोस्तों यहाँ 1 0, बाकी यहाँ 9 है, 1 4 है, 1 2 है, तो हमारा यहाँ 1 0, हमारा भी यहाँ 1 0 करीब आ रहा था दोस्तों, ठीक 10.8। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन आया 10.87%, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? विच टाइप ऑफ कार्स रजिस्टर्ड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द इयर्स? क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी टाइप की कार है जो लगातार वृद्धि दर्ज की है 2016 से 2021 तक का, ठीक। तो हम देखते हैं, हम पहले कार ए टाइप की देखते हैं, ए टाइप की कार को हम पहले देखते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए 230 से 240 हुआ, 250 हुआ, 260 230। देखिए यहाँ पे ये वृद्धि नहीं, ये डिक्रीज हो गया, ठीक दोस्तों, इंक्रीज हो बजाय ये डिक्रीज हो गया, यानी कि घटत हो गई। तो 260 से 230 ये तो हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक। बी पे चलते हैं, 200 से 220 हुआ, 215 यही ये घट गया दोस्तों, ठीक ये घटत हो गई यहाँ पे, ठीक। सी पे चलते हैं दोस्तों, 125 से 228, 228 से 12 यहाँ पे देखिए दोस्तों घटत हो गई। फिर डी पे चलते हैं दोस्तों, 130 से 165, 165 से 230, 230 से 20, देखिए दोस्तों यही घटत हो गई। ई पे चलते हैं दोस्तों, 115 से 212, 212 से 218, 218 225, देखिए दोस्तों यही घटत हो गई। यानी किसी भी कार उत्पादन, किसी भी टाइप की कार में दोस्तों हमें सतत वृद्धि देखने को नहीं मिला है दोस्तों, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, इन नॉन ऑफ दीज, यानी कि बी, ऑप्शन बी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था? 2016 में कार ई का उत्पादन, ठीक 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था, ठीक दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। 2016 में कार ई का उत्पादन, 2016 में कार ई का उत्पादन कितना रहा था दोस्तों 115। 2019 में कार बी के उत्पादन का, 2019 में दोस्तों कार बी का उत्पादन 215। तो जो 115 है वो 215 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन दोस्तों। 115 जो है दोस्तों 215 का कितना प्रतिशत है, ठीक। यहाँ हम गुणे 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 115 215 कितना प्रतिशत है, ठीक। करते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा हो गया 23, 5 से घटाएंगे दोस्तों, यहाँ हो गया 43, ठीक 43 43 जो भी बोलिए, 23/43 गुणे 100, यानी कि 2300 में दोस्तों अगर हम 43 का भाग दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, भाग देते हैं, 4 से देते हैं दोस्तों, 4 से नहीं दोस्तों 5 से देते हैं। 5 से 40 25 200, फिर 15 215, बचा कितना दोस्तों हमारा 15 बचा, फिर 2 0। फिर देखिए 43 से हम कितने 150 में कितने का भाग दें कि ज्यादा ना हो, 40 3 से देते हैं दोस्तों, 3 से, तो 40 दिया 120 और ये 3 3 9 129, ठीक दोस्तों। फिर बचा हमारा कितना 21, ठीक। फिर हम दशमलव देके 1 0 ले जाते हैं दोस्तों, फिर कितने ले जाते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों सीधे से हम देख लेते हैं। ये हमारा 53, हमें आगे भाग करने की जरूरत नहीं दोस्तों, देखिए 53.5, जो भी आंसर होगा हमारा 53 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 53 देखिए आ रहा है, तो हमारे सीधे ऑप्शन मारिए 53.5, ठीक। आप ज्यादा भाग करेंगे, बड़ा भाग करेंगे, आपको टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक। 53.5 मारिए, देखिए हमारे
कुछ जो वैल्यू आएगी 53 कुछ समथिंग आएगी, तो यहाँ पे हमारा 53.5 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन यही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। ठीक, अब आगे बढ़ गए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत कमी हुई? 2018 से 2021 दोस्तों, 2018 से 2021 देखिए कार डी के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई? 230, और ये 2021 10। देखिए 10 की कमी हुई, 230 से 220 जाने में 10 की कमी हुई दोस्तों। तो 10 कहां से कमी हुई है? 230 से कमी हुई। तो यही 10 जो है 230 का कितना प्रतिशत है, वही आंसर आ जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं 10 बटे 230 गुणे 100 करते हैं। ठीक, प्रतिशत निकालने के लिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया दोस्तों, 100 में हम 23 का भाग देते हैं। ठीक दोस्तों, क्या करते हैं 100 में 23 का भाग देते हैं, तो 23 चौक कितना होता है दोस्तों? 92 होता है। ठीक, बचा 8। ठीक, पॉइंट देके हम 0 ले जाते हैं, फिर 23 तिया 69, यानी कि 4.3 समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 4.3 दिया हुआ है, यहाँ नॉन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं आगे अंक तक। तो 23 तिया 69, और ये हो गया दोस्तों हमारा 11, फिर 1 0 ले जाते हैं, फिर 23 चौक 92। ठीक, यानी कि 4 दोस्तों अप्रोक्सीमेट बोला है। ठीक, हमें लगभग बोला है दोस्तों। ठीक, तो यानी कि हमारा जो होगा 4.35 होगा आंसर। ठीक, एग्जामिनर दोस्तों जो है वो इतना भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रूड है कि आप कल को ये 3-4 अगर आपका आया या 3-5 आया तो ये आपको आंसर वो गलत कर देगा। नॉन ऑफ दिस, मतलब यहाँ 4.35 ही आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों? ठीक, देखिए दोस्तों हमारा एक और आ गया, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं। निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। एक पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मान लीजिए दोस्तों ये पाई चार्ट क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए 100 रुपए किसी पुस्तक पर आप खर्च कर रहे हैं, एक पुस्तक बनाने में आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो देखिए उसकी रॉयल्टी 20% होगी, उसमें से 20 रुपए होगी, संवर्धन लागत 5 रुपया होगा, परिवहन लागत 5 होगा, कागज लागत 30 होगा, मुद्रण लागत 25 होगा, जिल्दसाजी लागत 15 होगा। ये टोटल 100 रुपए, यानी कि टोटल पुस्तक बनाने में इतने हमारे खर्चे आ रहे हैं, इतने हमारे खर्चे आ रहे हैं दोस्तों। ठीक, 30, 25, 15, 20, 5, 5, मान लीजिए 100 रुपए कोई हमारा पुस्तक का दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ठीक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, ठीक, मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी रकम देनी होगी? रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 20,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए 20,600 देना पड़ता है। ठीक, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स? देखिए दोस्तों 20,600 मुद्रण लागत, देखिए हमारा मुद्रण लागत कहाँ है दोस्तों? मुद्रण लागत देखिए दोस्तों हमारा यहाँ है, मुद्रण लागत देखिए 25%, यानी कि मुद्रण लागत के लिए दोस्तों 20,600 देना पड़ता है। कितना? तो जो हमारा 25% हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20,600 के बराबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20,600 के बराबर। हम जानते हैं कि 100 रुपये हमें लगा पुस्तक बनाने में, यानी कि 100%, 100, यानी कि अगर मानते हैं दोस्तों अगर 100 रुपये में पुस्तक बनाने में लग रहा है तो उसका 25% मुद्रण लागत में, पर हमारा 25% 20,600 दिया हुआ है तो हम मानते हैं। ठीक, अब बोल रहा है प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी दोस्तों? प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ है दोस्तों? देखिए सॉरी, प्रिंटिंग कॉस्ट दोस्तों 25, यानी मुद्रण लागत 25% हमारा दिया हुआ है। अब हमें क्या देना दोस्तों? रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी देनी होगी दोस्तों? ये रॉयल्टी हमारी दी हुई है, रॉयल्टी में 20% देनी होगी। अगर हमारा 25% 20,600 के बराबर है तो हमारा 20% कितने के बराबर हो जाएगा? 20% जो है दोस्तों बराबर हो जाएगा 20,600 बटे 25 गुणे 20। ठीक, इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 25 अठे 200, बचा 6, 25 से कम 25 दूना 50, बचा 10, 0 25 चौक 100। ठीक, 824 गुणे 20, तो 824 का गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना होता है? 1648,
1648 और ये एक जीरो इसका चला है, यानी कि 16,480 उसे रॉयल्टी देनी होगी दोस्तों। 16,480 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 16,480 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए, संवर्धन लागत पर किए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है? संवर्धन लागत देखिए दोस्तों हमारा कहां है, ये देखिए 5% है। आप देखेंगे दोस्तों जो भी हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, आप जानते हैं कि नहीं दोस्तों, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, यहां देखेंगे टोटल परसेंटेज हमें हमारे 100 है दोस्तों, कितना है 100% है। टोटल परसेंटेज अगर आप जोड़े तो सारा 100 आएगा, तो यानी कि जो 100% है उसको हम कह सकते हैं 360 के बराबर होगा। 100% जो है दोस्तों वो कह सकते हैं हम 360 के बराबर है। अगर 100% 360 के बराबर है तो 5% जो है दोस्तों वो कितने के बराबर होगा, तो 1% जो होगा दोस्तों वो बराबर हो जाएगा 360/100। तो हमारे जो 5% होगा दोस्तों वो बराबर हो जाएगा 360/100 गुणे 5। तो देखिए 5 से 20, ठीक, इधर गया एक जीरो, 2 18, यानी कि 18 डिग्री के दोस्तों, कितने बराबर है दोस्तों 18 डिग्री के। जो हमारा संवर्धन लागत पर के खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण 18 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? ठीक, देखिए पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है, कितना है दोस्तों 160। ठीक, तो पुस्तक के देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है, 20% ऊपर अंकित किया गया। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा 120 है दोस्तों, मान लीजिए पुस्तक की लागत जो होगी दोस्तों टोटल कॉस्ट 100 रुपए है। ठीक, 100 है, मान लीजिए 100 यूनिट, मान लीजिए 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट है यानी कि 100 यूनिट उसका लागत मूल्य है, और अंकित मूल्य हमने 20% ज्यादा ऐड किया है, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। तो 120 जो यूनिट है दोस्तों हमारी बराबर हो जाएगी वो 160 के, कितने दोस्तों 160 के। ठीक, 160 रुपए के। ठीक, जो दोस्तों मान लीजिए कि जो हमारा 100 रुपया है, 100 यूनिट है दोस्तों, 100 यूनिट जो एक पुस्तक की लागत है बनाने में, उसके 100 यूनिट खर्च हो रही है। ठीक, एक पुस्तक बनाने में, और उससे जो है 20% उससे ज्यादा उसकी अंकित मूल्य रखा जाता है दोस्तों, उसका अंकित मूल्य इससे 20% ज्यादा रखा जाता है। 100 का 20% क्या होगा दोस्तों 20 होगा, 100 में 20 जुड़ देंगे 120, यानी कि 120 जो यूनिट है दोस्तों हमारे 160 के बराबर है। तो एक यूनिट हमारी बराबर हो जाएगी दोस्तों किसकी 160/120। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे। और हमारा तो 100 यूनिट कितने का दोस्तों हो जाएगा 160/120 गुणे 100। ठीक, तो आप देखें दोस्तों एक जीरो से एक जीरो गया, फिर 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक 40। अब देखें दोस्तों 400/3 कितना दोस्तों 400/3 जो है दोस्तों वो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है एक पुस्तक बनाने में, यानी कि उसका जो लागत है 400/3 रुपए। ठीक दोस्तों, मानिए अभी हमें दशमलव में करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 403 है। ठीक, 400/3 यानी कि जो हमारे 100 आएगा दोस्तों 100 यूनिट की वैल्यू है 400/3। 400/3 उसकी लागत मूल्य है, 160 उसकी अंकित मूल्य है। ठीक, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक, देखिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर, पेपर का जो कॉस्ट है यूज हुआ दोस्तों इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। देखिए हमारे ये सिंगल कॉपी है तो कागज का लागत देखेंगे 30% दोस्तों। अगर हमारा 100% 400/3 के बराबर है तो 30% कितने के बराबर होगा दोस्तों। ठीक, 100% हमने 100 यूनिट माना था, यानी कि 100% एक तरह से देखें तो 100% है जो दोस्तों वो 400/3 के बराबर है, तो 30% कितने के बराबर होगा। देखिए लिखते हैं 100% हमारा बराबर है दोस्तों 400/3 के। ठीक, तो हमारा 30% जो होगा दोस्तों कितने के बराबर होगा 400/3 गुणे 30। ठीक, माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ गुणे 100 भी हो जाएगा। ठीक,
ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से ये 10 गया, तो 10 चौक 40 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 40 रुपए। जो एक बुक की हमारी जो होगी दोस्तों, क्या होगी, कागज की लागत का मूल्य होगा दोस्तों। एक बुक में जो कागज हो रहे हैं उनकी लागत हमारी 40 रुपए आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो पुस्तक की कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशन 25% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक दोस्तों, एक पुस्तक की यहाँ बात की गई है। देखिए 5200 प्रति, यानी मान लीजिए 5200 पुस्तक का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500। ठीक, अब देखिए 5200 पुस्तकों की परिवहन लागत 80,500 है, तो एक पुस्तक की परिवहन लागत कितनी आएगी दोस्तों? कैसे आएगी? 80,000 80,500 बटे 5200, ये हमारी एक पुस्तक की लागत आ गई दोस्तों। एक पुस्तक की परिवहन लागत है। एक पुस्तक या एक प्रति बोल लीजिए, एक पुस्तक की लागत है, परिवहन लागत है दोस्तों। परिवहन लागत। ठीक, तो देखिए करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 52 में 805 का भाग देंगे। 52 में अगर आप 805 का भाग देते हैं दोस्तों, 52 एकम 52, बचा 28 हमारा यहाँ पे। ठीक, और ये 5। ठीक दोस्तों, बावन एकम 52 और ये बचा 28, 250। ठीक, फिर देखिए 50 पच्चे 250, 5 बार में और जाएगा दोस्तों। ठीक, 50 पच्चे 260। ठीक दोस्तों, 52 पच्चे 260 हो गया, बचा हमारा 25। ठीक दोस्तों, अब हम दशमलव देके जीरो एक और बढ़ाते हैं, तो 50 पच्चे यानी कि 4 बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में जाएगा। तो देखिए 52 चौक कितना जाएगा भैया? 210। ठीक, बचा 40। ठीक, और दशमलव लेके जाएंगे दोस्तों, एक और हम जीरो बढ़ाते हैं, तो 50 अट्ठे 400, यानी कि करीब करीब दोस्तों हमारा 8 बार में जाएगा, यानी कि 15.48। मान लीजिए 15.48 जो रुपए हुआ दोस्तों, वो एक पुस्तक की परिवहन लागत का रुपए जो है दोस्तों, जो परिवहन लागत का जो मूल्य है दोस्तों, जो कॉस्ट आ रहा है 15.48 रुपए करीब करीब आ रहा है। ठीक दोस्तों, 15.48 रुपए। चलिए दोस्तों और इसको क्लियर करते हैं, 15.48 रुपए। ठीक, ये एक पुस्तक की परिवहन लागत है। देखिए कितना हुआ परिवहन लागत है, कितना एक्चुअल में, कितने प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत, ये जो हमारा पाई चार्ट है इसका यूज करें तो दोस्तों देखेंगे परिवहन लागत जो हमारे 15.48 रुपए है एक पुस्तक को बनाने में, एक पुस्तक को, तो देखिए दोस्तों ये 5% के बराबर है। कितने बराबर दोस्तों? 5% के। ये देखेंगे परिवहन लागत 5% के बराबर है, तो हम सीधे देखेंगे 5% जो होगा दोस्तों हमारा 15.48 के बराबर हो गया। तो यानी कि एक पुस्तक का टोटल मूल्य कितना जाएगा? 100% जो है पूरा, ये 100% एक पुस्तक की लागत हो जाएगी टोटल। तो परिवहन लागत अगर 15.48 है तो 100% जो है दोस्तों ये टोटल लागत है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 15.48 बटे 5। ठीक, गुणे 100, ये गुणा करते हैं 5 से 20 बार में। ठीक, कट गया। अब देखते हैं आगे, 15.48 गुणा करते हैं दोस्तों, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 5 दूना का 10, हंस लगा 1, तो 1 कम 2, 1 3, यानी हमारा दोस्तों आ गया 309.60। 309.6 रुपए जो दोस्तों एक पुस्तक की टोटल लागत आ गई। ठीक, टोटल लागत 309.60 रुपए। ठीक, अब क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है दोस्तों देखिए ये हमारा जो है दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, हमारा आंसर यही है। तो इस 309.60 रुपए को, ये जो हमारी पुस्तक की लागत है, इस पुस्तक को हम कितने में बेचे कि हमें 25% का प्रॉफिट हो, तो इस 309.60 का अगर हम 125% निकाल देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर, या तो फिर इसका देखिए 309.60 का 25% निकालिए,
जो आए वैल्यू फिर इस 309.60 में जोड़ दीजिए, या आप 309.60 डायरेक्ट 125% से निकाल लीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वही करते हैं, 309.60, ठीक, 309 ये एक पुस्तक की लागत हो गई। हमें प्रॉफिट कमाना है कितना, 25% का, यानी कि 125/100, ये हमारा प्रतिशत में दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों इसको वैल्यू को हम ये जो हमारा आया दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इस वैल्यू को हम और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। देखिए दोस्तों 25 चौक 100, 25 पचे 125, ठीक, 25 पचे 125। अब देखिए 4 से इसमें हम भाग देते हैं 309.60 में, ठीक, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 सत्ते 28, ठीक, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 2, फिर ये 9, 4 सत्ते 28, फिर 1, फिर पॉइंट देके 4 चौक 16, 77.60, 77.40 गुणे 5। अब हम गुणा करते हैं, 0, 5 चौक 20, हाजिर लगा 2, 7 बचे 35, 2, 36 1 37, 3, 7 बचे 35, 3 38, 387.0 रुपए दोस्तों, करीब करीब जो है हमारा दोस्तों आंसर है 387 अप्रोक्सीमेट पूछा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 387 देखिए 387 करीब कौन है दोस्तों, हमारी वैल्यू 387.02 है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। कहीं मान लीजिए पॉइंट का डिफरेंस आ गया दोस्तों, पर हमारा आंसर यही होगा 387.02, ठीक, 309.60, ठीक। हमने 5 से भाग दिया, 5 से गुणा किया, 4 से भाग दिया, 4 छक्के 4 से 28, 2, फिर 4 से 28, 1, फिर 4 चौक 16, ठीक, 5 चौक 20। तो जो दोस्तों होगा 309.60 जो लागत लगी है, जो एक पुस्तक की लागत है 309.60 रुपए, अगर इसको हम 387.00 या 387.02 रुपए में बेचें तो हमें 25% का लाभ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ठीक। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। पुस्तक की रॉयल्टी क्या होगी दोस्तों, देखिए एक पुस्तक बनाने में पूरे 100% लगते हैं, मान लीजिए रॉयल्टी है 20%, रॉयल्टी कितनी है दोस्तों उसकी 20% है, और मुद्रण लागत कितनी है दोस्तों, प्रिंटिंग 25% है, ठीक। तो जो रॉयल्टी है ये हमारी रॉयल्टी है दोस्तों, रॉयल्टी ये हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है दोस्तों, प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक। क्या कह रहा है, रॉयल्टी प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 20, 5 कम है दोस्तों, 25 से कम है, तो 5, हमें प्रिंटिंग कॉस्ट से तुलना करनी है, रॉयल्टी कितनी कम है, तो हमारा 25 नीचे हो जाएगा, 5 कम है तो 5 हमारा अंश में रहेगा, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों, तो गुणे 100 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 और ये 5 चौक 20, ठीक दोस्तों, यानी 20% जो है दोस्तों रॉयल्टी कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा अगला डीआई क्या है, देखिए the following line graphs gives the ratio of the amount of imports by a company to the amount of exports from that company over the period from 2001 to 2007। ये कैमरे में सही आ रहा है, ठीक। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है दोस्तों वो एक कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का रेशियो है, ठीक। कितना इंपोर्ट हो रहा है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, पूर्व के वर्षों में एक कंपनी का आयात निर्यात का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ठीक दोस्तों। देखिए हमारे 0.6 है दोस्तों, ये हमारा एक रेशियो है, कैसा है दोस्तों 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं, यानी कि 6 हमारा जो है दोस्तों वो हमारा इंपोर्ट है और 10 हमारा एक्सपोर्ट है दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों अब इसी डीआई को हम समझ लेते हैं, अब आगे क्वेश्चंस करते हैं इस डीआई से रिलेटेड, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा। देखिए
किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात से अल्पतम अनुपातिक थे। ठीक, हम देखेंगे जो हमारा आयात होगा वो निर्यात से कम होना चाहिए, पर सबसे कम होना चाहिए। ये जो भी हमारे अनुपात दिए हुए हैं सबसे हमारा जो है तुलना करने पर हमारा आयात सबसे कम होने चाहिए। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारा 0.6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6/10। ठीक, हमारा 0.8 है, इसको हम लिख सकते हैं 8/10। ऊपर का हमारा आयात दर्शाता है, नीचे का हमारा निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक, ये हमारा 0.3 है, इसको देखेंगे 3/10। ठीक, 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। आगे 1.1 दिया हुआ है, 1.1 को हम लिख सकते हैं 11/10। ठीक, फिर आगे दिया हुआ है 1.5, 1.5 को दोस्तों हम 15/10 लिख सकते हैं। ठीक, आगे 0.9 दिया हुआ है, 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10। ठीक दोस्तों, फिर आगे हमारा दिया हुआ है दोस्तों 1.6, 1.6 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 16/10। आप देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, आयात कम है किससे, निर्यात से, वो भी सबसे। ये सभी तुलना करने पे जो है हमारा आयात सबसे कम आता है निर्यात के मुकाबले। ठीक, तो देखिए 6-10 4 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। 8-10 2 का डिफरेंस है। 16-10 3-10 देखें दोस्तों 7 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक, 16-10 में देखिए दोस्तों 4 का डिफरेंस है, 9 और 10 में देखिए तो 1 का, और हम 15 और 10 में देखते हैं दोस्तों 5 का डिफरेंस है, 11 में 1 का डिफरेंस है। यानी कि जो हमारा ये जो आयात हो रहा है, जो हमारा यहाँ ये आयात है दोस्तों, आयात है दोस्तों, ये 0.3 जो है 2003 में जो दोस्तों आयात हमारा हो रहा है वो निर्यात से काफी कम है, निर्यात की तुलना में काफी कम है। ठीक दोस्तों, तो हमारा 2003 आंसर आ जाएगा दोस्तों, 2003 ऑप्शन का। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। दो 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ठीक, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, देखते हैं दोस्तों 2003 में हमारा आयात और निर्यात का क्या रेशियो था, 3/10। ये 2003 का है दोस्तों, 2003 का है ये डाटा। ठीक, अब देखते हैं 2004। ठीक, 2004 देखते हैं दोस्तों 1.1 यानी 11/10 हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप कैसे बता सकते हैं, जब हमें अगर वैल्यू नहीं दी है कि टोटल आयात कितने हुए, टोटल निर्यात कितने हुए, अगर कुछ दिया होता है या फिर इधर हमें दिया होता है कि आयात कितने हुए, निर्यात कितने हुए, तो हम बता सकते थे कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, हम मान लीजिए अगर आपको वही A/B और हम एक दे दें अनुपात C/D, हम कहें कि B से D कितना ज्यादा है, तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे दोस्तों। वही ये कह रहा है आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो हमारा आयात है 3 से 11 वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। हम कहें A जो है C से कितना ज्यादा है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। सेम वही सिचुएशन यहाँ है, कहेंगे सर कुछ तो दो, A बराबर आप 10 बताओ, B बराबर आप C बताओ, या A+B का योग बताओ, या C+D का योग बताओ, कुछ तो बताओ। तो हम ये लिख देंगे डाटा इनएडिक्वेट, यानी कि डाटा अपर्याप्त है, हमारे जो आंकड़े हैं अपर्याप्त है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, यदि वर्ष 2004 में आयात रुपए 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, ठीक है। वर्ष 2004 का पहले हम रेशियो देखते हैं। क्या दोस्तों हमारा रेशियो 1.2 है। ठीक, 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं, यानी हमारा ये 12 आयात हुआ और 10 निर्यात हुआ, आयात 10 निर्यात हुआ। ठीक दोस्तों, अब आप देखेंगे हमारे दिया हुआ क्या हुआ है, आयात 240 करोड़ रुपए था 2004 में। आयात कितना था, 240 करोड़ रुपए। कितना था दोस्तों, 240 करोड़ रुपए। ठीक, आप देखेंगे जब अगर 12 240 करोड़ के बराबर है, 10 कितने के बराबर होगा, यहां आप सॉल्व कीजिए। 12 अगर 240 के बराबर है, 240 करोड़ के, तो 10 जो होगा वो 240/12 गुणे 10 के बराबर होगा। ठीक, यानी 12 दूना 24, 20 दो 200, यानी 10 जो होगा दोस्तों वो 200 करोड़ के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा दोस्तों, 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए।
यानी कि अगर आयात 240 हो रहा है तो निर्यात 200 करोड़ रुपए हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो अब क्या कह रहा है 2005, 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात, 2004 और 2005 का कुल संयुक्त निर्यात। 2005 का देखते हैं दोस्तों, ये हमारा 2004 का है, और देखिए ये हमारा 2005 का देखते हैं रेशियो क्या है दोस्तों, हमारा 2005 का रेशियो है हमारा 1.5, यानी 1.5 यानी 15/10। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, टोटल 500 करोड़ का निर्यात था। तो हम जानते हैं 2004 में हमारा 200 करोड़ का निर्यात हुआ है। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। तो हमारा जो इधर 2005 में होगा दोस्तों, वो 300 करोड़ का निर्यात हुआ होगा। 200 300 तभी तो 500 हुए। तो यहाँ पे हमारा 10 300 के बराबर हो जाएगा, 300 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगा, 300 करोड़ रुपए के बराबर हो गया। ठीक दोस्तों, 300 करोड़ रुपीस के बराबर हो गया। तो 15 हमारे कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? अगर 10 300 के बराबर है दोस्तों, तो 15 हमारा हो जाएगा 450 को। 10 हमारा अगर 300 बराबर दोस्तों, तो 15 हमारा 450 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगा, 450 करोड़ रुपीस के बराबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या कह रहा है 2005 में आयात कितना था? तो 450 करोड़। देखिए हमारा आंसर आ गया। ये जो 15 है दोस्तों, ये जो 15 है यही तो है। देखिए फिर समझिए, हमें आयात दिया होता 240 करोड़ 2004 का। तो जानते हैं अगर हमारा 12 240 के बराबर है तो 10 हम 10 निकाल लेंगे। 10 हमारा 200 करोड़ के बराबर हो जाएगा, 200 करोड़ के बराबर हो जाएगा। यानी कि 2004 में जो निर्यात था हमारा 200 करोड़ था। अब टोटल निर्यात दिया हुआ है 500 करोड़। तो 2005 में हमारा निर्यात जाहिर सी बात है 300 करोड़ का हो जाएगा। अगर 10 की वैल्यू 300 आ गई तो 15 की फिर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी 450 करोड़ रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, क्या 2002 में कंपनी का आयात रुपए 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। ठीक, इफ द इंपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन 2002 वाज 260 करोड़, देन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी इन 2002 वाज। वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का ही है। देखिए क्या कह रहा है 2002 का, पहले आप रेशियो देखिए। 2002 का हमारा रेशियो क्या है? 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/10। ठीक, क्या कह रहा है, यदि आयात 260 करोड़ रुपए था, आयात कितना था? 260। कितना था दोस्तों? 260। तो हमारा निर्यात कितना होगा? ठीक, अगर 8 260 के बराबर है दोस्तों, तो 10 हमारा कितने के बराबर होगा? 8 अगर 260 के बराबर है, 260 तो हमारा 10 कितने के बराबर हो जाएगा? 260/8। हमने 1 का निकाला, फिर गुणे 10 कर दिया। ठीक, अब देखिए 2 चौका 8, फिर 2 पचे 10। ठीक, अब देखिए 4 से इसमें भाग देते हैं। 4 दूना 200 का जगह 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 बचा 2, 4 पचे 20, 65 गुणे 5। 65 गुणे 5 हमारा कितना आएगा दोस्तों? 65 गुणे 5। ये हमारा नीचे वाला, ये जो कैलकुलेशन मैं ऊपर कर रहा हूँ, 65 गुणे 5 हमारा क्या जाएगा दोस्तों? 5 पच्चे 125, 5 छक्का 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 2 32, 325, यानी 325 करोड़ रुपए का दोस्तों हमारा 325 करोड़ रुपए का दोस्तों हमारा निर्यात होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा? दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स मोर देन द इंपोर्ट्स? ठीक, क्या कह रहे दोस्तों? निर्यात आयात से अधिक था। निर्यात हमारे जानते हैं हमारा नीचे दिया हुआ है, हर में दिया हुआ है दोस्तों, और आयात हमारा ऊपर दिया हुआ। तो देखिए जो वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी दोस्तों, जो वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी, उसमें क्या होगा दोस्तों? हमारा निर्यात कम होगा। ठीक, और जो वैल्यू 1 से छोटी होगी उसमें हमारा निर्यात ज्यादा होगा। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए 0.6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं कि नहीं?
इसी प्रकार हमारा 1.1 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/10। देखिए 1 से बड़ी वैल्यू है तो इसमें हमारा निर्यात कम हो रहा है, 1 से छोटी वैल्यू है तो देखिए दोस्तों 1 से छोटी वैल्यू है तो देखिए दोस्तों अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो हमारा जो है निर्यात अधिक है। ठीक, क्या बोला है, निर्यात आयात से अधिक था। ठीक, निर्यात हमें अधिक देखना है, यानी कि जो हमारी वैल्यू से छोटी होगी उसमें हमारा निर्यात ज्यादा होगा। ठीक, तो देखिए 0.6 में यहाँ निर्यात ज्यादा होगा, 0.8 यहाँ निर्यात ज्यादा होगा, 0.3 यहाँ निर्यात ज्यादा होगा, 0.9 यहाँ निर्यात ज्यादा होगा, यानी कि टोटल 4 वर्षों में हमारे निर्यात ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी मार देंगे, सही है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही है, राइट आंसर है। ठीक, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारी क्वेश्चंस की सीरीज ये खत्म हुई। देखिए दोस्तों, ये 2022 का 16 अक्टूबर 2022 में जो हमारा एग्जाम हुआ था यूपीट्रिपल पेट का, उसके शिफ्ट सेकंड का ये सेट था। ठीक, प्रीवियस ईयर। दोस्तों हम क्या करेंगे, अब अगला लेके आएंगे सेट। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।